वेलकम टू सीबीसी शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम करेंगे 17 जनवरी के करंट अफेयर। सो आई होप कि जहाँ भी होंगे आप अच्छे होंगे। तो हम अपने वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल में ही जारी की गई फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितना एरिया फॉरेस्ट के अंडर आता है। तो इसमें ये बताया गया। तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है वो है 21.7%। तो ये इतना इसका राइट आंसर है। तो अब आपको याद क्या रखना है इसके अंदर, फॉरेस्ट सर्वे जो है, फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आई है ये कौन जारी करता है? फॉरेस्ट स्टेट जो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट उसके द्वारा जारी किया जाता है। ये कहाँ पे है? देहरादून के अंदर है। देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है जी, आपने एक तो ये याद रखना है। और ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये किसके अंडर आता है? ये हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एक्सचेंज। ठीक है जी, इसके अंडर आता है, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है। और ये जो रिपोर्ट आती है ये 2 साल में सिर्फ एक बार आती है। और इसमें अब हमारा एरिया बढ़ा कितना है टोटल? ये तो परसेंटेज में बढ़ गया, पर एक्चुअल में हमारा जो एरिया है वो 1540 किलोमीटर जो स्क्वायर के हिसाब से हमारा एरिया बढ़ा है। इसमें सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे बढ़ा है? सबसे ज़्यादा एरिया जो हमारा बढ़ा है आंध्र प्रदेश के अंदर। सेकंड नंबर पे जी तेलंगाना के अंदर। कितना एरिया बढ़ा है? 642 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर के हिसाब से। और यहाँ पे 632। तो ये 2 स्टेट में सबसे ज़्यादा, टोटल इंडिया में इतना है और 2 ही स्टेट में सिर्फ इतना है। ठीक है जी। इसके साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि अगर हम ट्री और फॉरेस्ट दोनों को मिला दें तो कितना एरिया बढ़ा है? अप्रॉक्सीमेटली 24%। ठीक है जी। अब हमारा एरिया इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो है 21%। होना कितना चाहिए वर्ल्ड के अकॉर्डिंग? तो ये 33%। अभी भी हमारा कम है, पर हम अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये आपका अच्छा जो हमारा फॉरेस्ट एरिया बढ़ना अच्छा होता है। इसमें सबसे आपको ये भी पूछ सकता है स्टैटिक क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा एरिया हमारा फॉरेस्ट के अंडर कौन सी स्टेट के अंदर है? एमपी के अंदर। अगर परसेंटेज वाइज बात करें, परसेंटेज वाइज किस स्टेट में है? तो है मिज़ोरम। आपने ये 2 क्वेश्चन याद रखने हैं इसके साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सबसे उसके बाद देखिए, किस मंत्रालय ने पेंशन के मुद्रा को तेज़ी से दूर करने के लिए रक्षा पेंशन शिकायत पोर्टल स्टार्ट किया है? तो इसमें ये रक्षा पेंशन शिकायत पोर्टल जो निवारण है, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग ये जो एक्स सर्विस मैन होते हैं, जो डिपेंडेंट हैं, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए, जो उनको पेंशन्स के प्रॉब्लम आ रही हैं उनको दूर करने के लिए ये रक्षा पेंशन पोर्टल स्टार्ट किया गया। और डिफेंस मिनिस्ट्री के जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो राजनाथ सिंह है। ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है? लखनऊ कौन सी रिवर के ऊपर है? ये गोमती नदी के ऊपर है। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें जो मेन आपको इनिशिएटिव कुछ 2-3 याद रखने हैं। जैसे कि एक भाषा संगम स्टेट इंडिया की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, भाषा संगम। इसका मतलब है कि छोटे बच्चों को डेली में जो सेंटेंस बोले जाते हैं उनको 22 लैंग्वेज के अंदर, इंडिया की जो 8वीं सूची के अंदर जो 22 लैंग्वेज है उसके अंदर बेसिक सेंटेंस जो दिए जाएंगे। ठीक है जी, ये भाषा संगम ऐप जो लॉन्च की गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद आप ये भी याद रखें कि एक ई नगर पोर्टल स्टार्ट किया गया है। ई नगर पोर्टल जो स्टार्ट किया गया है ये गुजरात की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसका मतलब था कि जो करप्शन के अंदर, जो करप्शन ट्रांसपेरेंट रहने के लिए, पारदर्शी सुविधाओं को देने के लिए ई नगर पोर्टल स्टार्ट किया गया। ये आपने याद रखना है कौन सी सरकार ने स्टार्ट किया था। एक हमारा राज किसान ऑर्गेनिक ऐप स्टार्ट हुआ है, ऐप बनाया गया है, या पोर्टल कह सकते हो आप। तो ये जो है इसके अंदर है कि आप ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं किसानों के द्वारा जो बीजे जाते हैं उसको आप सेल और परचेज़ कर सकते हो। ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना है। तो आई होप कि आपके साथ इसके 2-3 मैंने फैक्ट बताए हैं, आप जरूर याद रखें। उसके बाद कहते हैं जी, इंडिया हैज़ अनाउंस द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 900 मिलियन लोन्स टू विच कंट्री टू डिप्लीट द फॉरेन रिजर्व्स एंड फूड इंपोर्ट्स। आपको पता है जी, यहाँ पे एक छोटा सा देश है ये हमारा एक पानी में एक सी के अंदर हमारा एक पड़ोसी देश है जिसको हम बोलते हैं श्रीलंका। इसके अंदर ना बेसिक जो नीड्स वाली चीज़ें हैं ये ही बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो है ना ये चाइना ट्रैप में आ चुका है। सबसे ज़्यादा इसने लोन ले लिए हैं और इसके अंदर जो फॉरेन रिज़र्व होता है
जिससे सारे देश की कंडीशन चलती है, वो इसका ख़त्म हो चुका है और ये बिल्कुल है, इसके पास बेसिक नीड्स भी नहीं है। तो इंडिया ने इसकी हेल्प की है 900 मिलियन डॉलर के लोन देकर। ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। तो श्रीलंका में हम ये भी याद रखेंगे कि श्रीलंका के साथ हम जो करते हैं, श्रीलंका के साथ हमने 2-3 बातें याद रखनी। एक तो आपने इसकी एक हमारी जो एक पोर्ट है त्रिकोमाली, क्योंकि चाइना ने जब इसकी पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज़ पर लिया तो हमारे देश ने भी फिर एक पोर्ट को इसको फाइनेंशियल असिस्टेंट देनी पड़ी। तो इसकी एक त्रिकोमाली पोर्ट है जो हमने बनाई है। कहाँ पे ये बनाई है हमने? त्रिकोमाली, श्रीलंका के अंदर। और हम्बन टोटा जो है ये बनाई गई है जी कहाँ पे? ये श्रीलंका ने दी थी 99 चाइना को। ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। जाफना एयरपोर्ट यहाँ पे बना है। ये तमिल लोग जो श्रीलंका में जाकर बसे हैं उनका एरिया है, जो उनको हम बोलते हैं जाफना एरिया। ठीक है जी, आपने ये भी याद रखना है। हमारे कई बार तो पेपर में आ जाते हैं कि श्रीलंका के साथ हमारे जो एम्बेसडर हैं वो कौन है एम्बेसी के अंदर। तो अगर आपको ये पूछें तो वो हैं गोपाल बागले। ठीक है, गोपाल बागले, वो भी आप याद रखें। आई होप कि आपको ये मैंने इसके साथ रिलेटेड फैक्ट बता दिए हैं। ये लोन किसके द्वारा दिया गया? ये आरबीआई के द्वारा अप्रूव किया गया है और दिया यूनियन गवर्नमेंट ने। ठीक है जी, आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद आते हैं जी डैनियल ऑर्टेगा। इन्होंने एक स्वॉर्न किया, शपथ ली है प्रेसिडेंट की। कौन से कंट्री की? और वो भी 5th टाइम, 5 बार लगातार, मतलब अपनी लाइफ के 25 साल एज ए प्रेसिडेंट। तो ये कौन से देश की शपथ ली है इन्होंने? तो ये देश है निकारागुआ जो देश है, इसकी शपथ ली है। इसी तरह से मैं आपको 2-3 और बता देता हूँ जो आपने पेपरों में याद रखने हैं। ठीक है जी, आपको मैं उनके साथ बताता हूँ। एक तो आपने याद रखें कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे कि मलेशिया में जो इनके जो मेन कौन बने हैं, मलेशिया में जो बने हैं इस्माइल, क्योंकि मलेशिया अक्सर न्यूज़ में रहता है क्योंकि ये क्या है, एक मुस्लिम कंट्री के तौर पर अपने आप, टर्की के साथ इसके रिलेशन है, तो ये अपने आप को मुस्लिम जगत में ऊपर लेके आना चाहता है। तो इसके जो पीएम बने हैं वो कौन है? इस्माइल शबरी याकूब। ठीक है, शबरी याकूब, ये भी आप याद रखें। उसके साथ जैसे म्यांमार हमारे साथ, जिसको हम पहले भूटान बोलते थे, अब यहाँ पे आपको पता है आर्मी के द्वारा तख्ता पलट किया गया था। तो यहाँ पे जो पीएम बने हैं वो है मिन आंग हलांग। ठीक है, आप उनका नाम याद रख सकते हैं। इसी तरह से एक एस्टोनिया कंट्री है, तो अलार कैरिस, ये पेपर में आया था PSPCL में, तो आप ये याद रखना, कैरिस जो भी इसके प्रेसिडेंट बने हैं। उसके बाद आप ये भी याद रखते हैं, पेरू वाला भी क्वेश्चन में आया था, क्योंकि जो पेरू के जो अभी बने हैं गोइंडू बैलियोडो। ठीक है, आप इनका भी पीएम बने हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखें इसके साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पेमेंट बैंक रिसेंटली बिकम द मोस्ट प्रेफर UPI बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया? देखो जी, हम सभी UPI करते हैं, सभी जितने भी पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो UPI के साथ करते हैं। तो मैक्सिमम ट्रस्टेड बैंक जो है, सबसे ज़्यादा UPI अभी कौन यूज़ करता है, किस बैंक के द्वारा इसका बिजनेस होता है? तो ये है जी पेटीएम पेमेंट बैंक, इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, और ये सबसे बड़ा हमारा फिनटेक बैंक है। फिनटेक का मतलब समझते हो? ऐसे बैंक जो पहले जैसे पेटीएम बैंक है, ये इस तरह से स्टार्ट हुआ था। ये पहले लोन नहीं दे सकते थे, अब ये इस तरह के बैंक बन चुके हैं, इनके द्वारा लोगों को लोन भी दिया जाता है। तो इस तरह की कंपनियां जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, ये पेटीएम पे, ये सारी फिनटेक कंपनियों में आती हैं। ठीक है जी, इनसे जो बैंक हैं, हमारे सिंपल बैंक हैं, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि ये डिजिटल होते जा रहे हैं और हमारे बैंक इतने डिजिटल नहीं हो पा रहे हैं। तो इससे दोनों में कंपटीशन चल रहा है। ठीक है जी, ये फिनटेक कंपनी है, तो आपने इनको याद रखना है। उसके बाद जैसे कि SBI हमारे इंडिया में सबसे बड़ा रेमिटेंस वो चीज़ होती है जो बाहर से कोई लोग पैसा भेजते हैं, सबसे बड़ा बैंक बना है रेमिटेंस लेने वाला। ठीक है, इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है दुनिया में रेमिटेंस लेने वाला। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि एयरटेल पेमेंट बैंक था, जो अभी थोड़े दिन पहले हमने अपने करंट अफेयर में भी कवर किया था, उसको शेड्यूल बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक सूची नंबर 2 के अंदर RBI ने दर्ज कर दिया है। ठीक है जी, और आपको पता होगा कि फिनो बैंक को भी इंटरनेशनल अप्रूवल मिल चुकी है कि आप रेमिटेंस ले सकते हो। ठीक है जी, ये भी फिनो बैंक के साथ दिया गया। ठीक है, आपने ये याद रखना है। आई होप कि, और ये जो
ये जो रिपोर्ट है ये किसने बताया कि यूपीआई प्रेफ बेनिफिशियरी ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि ये सबसे अच्छा बैंक है। तो ये आपकी संस्था है जो इस रुपे कार्ड को संभालती है, इसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा संभाला जाता है। इसने ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया। ठीक है जी, आई होप कि आपको सारा कुछ बता दिया होगा। इसके साथ आप एक चीज़ याद रखें कि आरबीआई के गवर्नर हमारे कौन से हैं, शक्तिकांता दास। ठीक है, ये हमारे 25th वाले गवर्नर हैं। और एक हमारे फॉर्मर गवर्नर थे जिनका नाम था उर्जित पटेल जो कि अब किसके वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग के अंदर। ठीक है, ये थोड़े दिन इनकी अपॉइंट हुई थी। और हमारे एक इलेक्शन कमिश्नर थे वाइस, तो वो थे हमारे अशोक लवासा को बनाया गया एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मनीला के अंदर है, फिलीपींस। ठीक है, और फिलीपींस से मुझे याद आया कि फिलीपींस के साथ हमने कौन सी मिसाइल का एग्रीमेंट किया है, ब्रह्मोस मिसाइल को हम उनको सेल करेंगे। डीआरडीओ की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, हमारी क्रूज़ मिसाइल, उसको हम सेल परचेज़ करेंगे। ठीक है जी, तो ये सबसे बड़ी डील होगी हमारे इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिसेंटली बिगन डिड ढाका बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के अंदर फिल्म फेस्टिवल हुआ है। और ये कौन सा फिल्म फेस्टिवल है, तो ये आपको बताना है। ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये 20th नंबर फिल्म फेस्टिवल है। देखो इसमें कम से कम 225 फिल्में थी इसके अंदर, 70 कंट्रियों की और 10 कैटेगरी के अंदर। पर हमें इतना याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारी इंडिया की तरफ से कौन सी मूवी को यहाँ पे लिया गया। तो आपने ये याद रखना है, कुजांगल का नाम आया है, कुजांगल की फिल्म के अंदर एंट्री हुई है। तो इसके जो मेन हमारे, क्योंकि ये जहाँ पे भी फिल्म फेस्टिवल होता है ना, ये मूवी को जरूर लिया जाता है। तो आपने इस साल में ये मूवी को याद रखना है। और PS विनोद राय, ये थोड़ा इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं, आप इनका नाम याद रखें। ठीक है जी, ये ढाका सम्मेलन जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1992 के अंदर। और ये रैम्बो फिल्म सोसाइटी के अंदर इसको रजिस्टर्ड किया गया था, आपने ये याद रखना है। और बांग्लादेश के साथ इसकी जो कैपिटल है वो है ढाका। और ढाका जो है ये कौन सी नदी के ऊपर है, ये पद्मा रिवर के ऊपर है, ठीक है, पद्मा मतलब गंगा रिवर को बोलते हैं हम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद आप ये भी याद रखें इसकी जो करेंसी है वो है टका। ठीक है, टका इसकी करेंसी है। और इसके साथ हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है संप्रीति जो एक्सरसाइज है हम करते हैं। और ये जब आज़ाद कब हुआ था, 1971 के अंदर, कौन से देश से, पाकिस्तान से। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ने एलोकेट किया हाउ मच आर्म फोर्स फ्लैग डे। ये आर्म फोर्स फ्लैग डे के ऊपर ये जो दिवस मनाया जाता है इसके ऊपर पैसे कुछ एलोकेट किए गए हैं किसको, वेलफेयर ऑफ द वेटरन और फैमिलीज़, जो लोग शहीद हो चुके हैं उनके बच्चों को, उनकी जो सिस्टर माताएं हैं, जो विधवा हैं, उन सभी के लिए पैसा एलोकेट किया गया है। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कितने हज़ार करोड़ रुपए किए गए हैं, तो ये आपने बताना है। ये 320 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और ये जो दिवस है आर्म फोर्स फ्लैग डे जो मनाया जाता है, ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है जी, हर साल। और ये स्टार्ट हुआ था 1949 से। ठीक है जी, ये आर्म फोर्स डे हम उस दिन से मना रहे हैं। तो इससे कम से कम 1,66,000 जो परिवार हैं उनको ये सुविधा मिल पाएगी। ठीक है जी, आपने ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। ठीक है जी, आप ये याद रखें। उसके बाद आता है कि विच नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बैक्ड बाय द जोमैटो दैट एक्वायर्ड द रॉकेट बॉक्स अनडिस्क्लोज सम। ठीक है जी, तो ये एक कंपनी है। आपने एक लीड्स के बारे में सुना होगा, लीड्स इंडेक्स का मतलब होता है कि हमारे देश के अंदर कोई सामान है, इंडिया के सेंटर से तट रेखा के ऊपर जब कहाँ से ट्रांसफ़र करना कितना आसान है, तो ये इसको हम लीड्स इंडेक्स बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकता है। तो एक कंपनी है रॉकेट बॉक्स जो ड्राइवर प्रोवाइड करती है, इसको जोमैटो की शिप्रोकैट के द्वारा खरीद लिया गया और शिप्रोकैट ने इसको खरीदा है। ठीक है जी, रॉकेट बॉक्स को, और शिप्रोकैट को जोमैटो ने खरीदा था। तो कुल मिला के बात ये आती है कि जोमैटो, आपने सुना ही होगा, जोमैटो जो है इसके द्वारा इन दोनों कंपनियों को खरीद लिया गया है। ठीक है जी, आपने याद रखना है। तो आपने जो इसकी मेन जो इसका राइट आंसर जो होगा वो शिप्रोकैट है, क्योंकि शिप्रोकैट जोमैटो, आपको जोमैटो क्या करनी और क्वेश्चन में आएगा, आपको शिप्रोकैट क्या आएगा। शिप्रोकैट को पहले एक्वायर किया गया था जोमैटो के द्वारा, अब शिप्रोकैट ने किसको एक्वायर कर लिया, रॉकेट बॉक्स को। ठीक है जी, ये और लीड्स इंडेक्स के अंदर जो दिया गया था उसमें गुजरात सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है कि सामान सबसे ज़्यादा जल्दी पहुंचाने के लिए
ट्रांसपोर्टेट करने के लिए, ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। उसके बाद आप ये भी याद रखें कि गुजरात के अंदर ना एक कांडला पोर्ट है, कांडला पोर्ट हमारी एकमात्र पोर्ट है जो PPP के अंडर आती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है जी, ये सबसे बड़ी पोर्ट है इंडिया की, आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया रिसेंटली जापान होल्ड द मैरीटाइम एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल कंटेक्स्ट टू सेम डज दी एस, तो ये एब्रीवेशन दे रखी है जैसे JMSDF, इसके अंदर एस का मतलब क्या है, तो ये जैसे जी इंडिया के अंदर हमारी नेवी है, इंडियन नेवी, ठीक है जी, इंडियन नेवी, उसी तरह से उनकी जो नेवी का नाम है JMSDF। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पहले आप इसकी फुल फॉर्म देखिए, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, सेल्फ डिफेंस फोर्स, तो एस का मतलब क्या हुआ, सेल्फ। आई होप कि आपको समझ आ गया। जापान के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, पहले जापान की, हाँ कैपिटल देखिए टोक्यो, अभी टोक्यो ओलंपिक हुए थे, ठीक है, याद रखना आपने। और इसके PM कौन है, PM जो इसके हैं वो हैं जी फूमियो किशिदा, ठीक है, आपने ये याद रखना। इसके प्रेसिडेंट कौन है, नूरहितो, इसके प्रेसिडेंट कौन है, नूरहितो। और इसके साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, जी मैक्स एक्सरसाइज भी करते हैं, जापान और हमारी मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, ठीक है जी। और जो इसके साथ हमने एक्सरसाइज की है जापान के साथ, ये कौन से में किया, बे ऑफ बंगाल में, जी मैक्स की थी हमने अरब सागर में, ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। एक एक्सरसाइज जापान के साथ और करते हैं और एक और 3 देश करते हैं मिलकर, मालाबार एक्सरसाइज, इसमें जापान है, इंडिया है और USA है, ठीक है, ये केरला के तट के साथ होती है, ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। जैसे कि हम एक एक्सरसाइज और करते हैं, जैसे क्वाड ग्रुप है, कई बार पेपरों में क्वाड ग्रुप पूछ लेते हैं, तो इसमें USA आता है, इंडिया आता है, जापान आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है, ये भी आप याद रखें, 4 कंट्री का नाम दे सकता है। जैसे हमने एक इंडोनेशिया के साथ एक्सरसाइज की थी, इंडोनेशिया के साथ हमने एक की थी संपदा शक्ति और एक संपदा शक्ति और कारपेट, ये दोनों एक्सरसाइज इंडोनेशिया के साथ की थी हमने। अजय वॉरियर हमने की थी किसके साथ, UK के साथ, ठीक है जी, अजय वॉरियर, ठीक है जी। अब इसके साथ एक और हमने किया नई कोंकण शक्ति, ये भी हमने UK के साथ की है, ठीक है जी, आप ये याद रखें। इक्वेरियन किसके साथ करते हैं, इक्वेरियन हम करते हैं मालदीव के साथ, ठीक है जी। और एक मालदीव के साथ और करते हैं, जैसे एक दोस्ती है, ठीक है, दोस्ती है, ये हम करते हैं किसके साथ, श्रीलंका और मालदीव और इंडिया, ये तीनों हिंद महासागर में करते हैं, ठीक है जी, आप ये भी याद रख सकते हैं। जैसे हमने एक की थी डस्ट लिंक जो हम करते हैं वो हम करते हैं किसके साथ, उज्बेकिस्तान के साथ। और संप्रीति मैंने आपको अभी बता ही दिया है। और सूर्य किरण हम करते हैं नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल के साथ। आई होप कि मैं आपको सारी एक्सरसाइज लगभग तो गिना चुका हूँ, तो आप इसको सभी को एक बार याद कर लीजिए, ठीक है जी। तो एक सहयोग काइजन है जापान के साथ, ये भी याद रखें, सहयोग काइजन वर्ड नाम की एक अकेडमी भी मोदी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। जापान का ये जो सिस्टम है एकेडमिक वाला, ये इंडिया में लॉन्च किया गया, काइजन अकेडमी या सहयोग काइजन एक्सरसाइज, ये जापान की है, ठीक है। आई होप कि सारा जापान ने कि यहाँ पे ड्यूल मॉडल जैसे रेल पटरी पर भी वो व्हीकल दौड़ सकता है और वो सड़कों पे भी दौड़ सकता है, रोड्स के ऊपर भी, ठीक है जी। तो इस तरह का ड्यूल मॉडल व्हीकल लॉन्च किया था इन्होंने, ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। आई होप कि आपने ये, मैंने सभी इसके बारे में आपको बता दिया है। आप इससे कंफ्यूज मत होना कि जॉइंट सी नाम की एक्सरसाइज किसके साथ की है। जो जॉइंट सी है ना, ये रशिया और जापान की है, इसमें इंडिया का लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप याद रखें जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पद्मश्री रेसिपिएंट HPS अहलूवालिया को, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किसके, इंडियन माउंटेनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए एक हमारी फाउंडेशन है, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। इनकी डेथ हो चुकी है, 85 साल की एज में इनकी डेथ हो गई है। तो इनके द्वारा एक बायोग्राफी लिखी गई थी, बायोग्राफी थी हायर दैन दी एवरेस्ट। अगर आपको ये पता कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं तो आप इसके बिल्कुल आराम से इसको टिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। तो इसी तरह से आपको मैंने 2-3 बुक्स बताता हूँ, वो आप जरूर लिखिए। जैसे इनको अवार्ड दिया गया था तेंजिंग नॉर्गे जड़ा अवार्ड है, ये किसको दिया गया था, ये एडवेंचर अवार्ड है, सॉरी मैं इसमें थोड़ा पंजाबी भी बोल देता हूँ। तो इसमें ना तेंजिंग अवार्ड दिया जाता है हमेशा जो लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। 80-50 इसकी मीटर जो हाइट है। और सबसे पहले इंडिया की तरफ से चढ़ने वाली फर्स्ट लेडी थी बिशेंद्री पाल, ठीक है, आपने इनका नाम याद रखना है।
तो उसके बाद इसको सागरमाथा बोला जाता है। कहाँ पे? सागरमाथा इसको नेपाल में बोला जाता है। ठीक है, नेपाल में इसको पर्वतों की रानी मतलब सागरमाथा बोला जाता है। इंडिया में सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? इंडिया की सबसे बड़ी चोटी है हिमालय के अंदर कंचनजंगा। पर वैसे इंडिया की सिंपल पूछ ले तो K2 है। अगर इंडिया की हिमालय के अंदर पूछ लें फिर है नंदा देवी। ठीक है, आपने याद रखना है। आई होप कि आपको ये 3-4 क्वेश्चन समझ आ गए। हम मेन बुक्स के ऊपर आते हैं। ऑपरेशन कुकरी जो थी बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये हमारे मेजर राजपाल पूनिया के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक है एन आइडियल वर्ड। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये कुणाल बसु के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कुणाल बसु के द्वारा। एक बुक लिखी गई थी बैटलफील्ड जो ये बुक लिखी गई थी, ये किनके द्वारा लिखी गई थी? विक्रम बेदकर। ठीक है, ये बैटलफील्ड के द्वारा ये बुक इस तरह की। और 400 बुक किसके द्वारा लिखी? बहुत ही फेमस राइटर हैं 400 डे जो है, हाफ गर्लफ्रेंड, इस तरह की इनकी मतलब काफ़ी बुक्स आई हैं चेतन भगत की। ठीक है, ये आपने बुक याद रखनी है। एक आपको पूछा जा सकता है द बैटल ऑफ रेजांगला। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में रेजांगला, बैटल ऑफ रेजांगला, ये जो बुक इसके द्वारा लिखी गई कुलप्रीत यादव के द्वारा। ठीक है, एक जंगलनामा बुक हमारे बहुत ही फेमस राइटर हैं, ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। अमिताभ घोष। राइटिंग माई लाइफ रस्किन बॉन्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये पेपर में आती रहती है। ये मैंने सारे वो राइटर बताएं जो कि पेपरों में आते रहते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आप क्लास को आपको कैसे अच्छी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर वीडियो को। ठीक है जी, तो आपकी लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं जी कल की वीडियो में। हम कल की 18 तारीख के जनवरी के करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।